स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इसमें हमने अब तक देखा कि जो हमारे सभी मैटर के पार्टिकल्स हैं जिससे हमारे मैटर बना है उनको हमने नाम दिया था एटम। और उन एटम्स के हम डिस्कवर कर चुके थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद हमारे सभी साइंटिस्ट ने धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और अपने अपने स्ट्रक्चर देने शुरू किए एटम्स के, जिसमें सबसे पहले हमारे जे थॉमसन साहब आए और उन्होंने बोला कि जो एक एटम का स्ट्रक्चर है ये कुछ क्रिसमस पडिंग की तरह है, जिसमें जो स्फेयर है वो पॉजिटिव चार्ज स्फेयर है और उसके अंदर पड़े हुए ड्राई फ्रूट्स क्या हुए, वो इलेक्ट्रॉन हुए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कंप्लीटली फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो हमारे रदरफोर्ड जी आए मार्शे और उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल क्यों ली थी? क्योंकि वो सबसे ज्यादा थिन हो सकती है अपनी मोस्ट डक्टाइल मेटल प्रॉपर्टी के कारण, है ना। और गोल्ड फॉइल में उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई। और वो अल्फा पार्टिकल किसके थे? हीलियम के थे। और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस की कि जो पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे सभी, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। वो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या चले गए, आर पार चले गए। तो उनकी थ्योरी किसकी फेल हो गई? जे थॉमसन वाली स्ट्रक्चर तो फेल हो गया कि अगर पूरा हमारे स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है तो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे सारे, पर पार्टिकल्स क्या हुआ, आर पार चले गए, है ना। और कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए और कुछ जो है लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल टकरा के वापस चला गया। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि अगर पार्टिकल्स आर पार गए हैं इसका मतलब उस किसी भी हमारे एटम के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। और इसी के बाद उन्होंने अपने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का। काफी हद तक वो सही भी था कि एक हमारा स्फीयर है उसके अंदर सेंटर में जो है न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर सभी हमारे पूरे एटम का 99% से भी ज्यादा मतलब अप्रोक्स पूरा मार्क्स जो है एटम का वो उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी उसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पाथ्स में। पर अब यहाँ पे एक सवाल उठा कि अगर ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो उन्हें कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन की नीड पड़ रही होगी, जिस वजह से वो एनर्जी को रेडिएट कर रहे होंगे सभी पार्टिकल्स की तरह या सब्सटेंसेस की तरह, ऑब्जेक्ट्स की तरह। वो क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक टाइम के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे न्यूक्लियस में जाके मिल जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं जो है इन क्वेश्चन का सवाल का आंसर हम हमारे जो रदरफोर्ड थे वो नहीं दे पाए, जिस वजह से उनका जो मॉडल है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं था। वहीं इस सवाल का जवाब दिया किसने? बोहर जी ने। हमारे नील बोहर आए और उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर दिया मॉडल का, जो कि हमारे रदरफोर्ड के मॉडल को ही उन्होंने क्या किया, बस मॉडिफाई करके बता दिया। और जो एक ड्रॉबैक उनमें देखने को मिला था रदरफोर्ड के मॉडल में कि, और वो ड्रॉबैक भी क्या था, बस एक सवाल था कि अगर ये एक्सेलरेशन में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये एनर्जी रेडिएट करने के बाद जो है न्यूक्लियस में जाके क्यों नहीं मिल रही? अगर ये न्यूक्लियस में जाके मिल जाएंगे तो फिर एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस तरीके से एटम एग्जिस्ट करता है। और जो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारे आसपास सभी चीजें जो मैटर हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी जिस तरीके से वो कर रही हैं। लेकिन मैटर तो एग्जिस्ट करता है ना, और स्टेबल भी है। इसका मतलब उनके अंदर एटम भी स्टेबल है। तो न्यूक्लियस में जाके नहीं मिल रहे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके मिल रहे हैं तो एटम स्टेबल नहीं होगा तो मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही बात है ना। तो ये कह रहा, लेकिन जो नील बोहर जी आए हमारे, उन्होंने क्या किया, इसी सवाल का जवाब दे दिया और कह दिया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी ही रेडिएट नहीं करते। मतलब जो सवाल उठाया गया था रदरफोर्ड के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते समय एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, अगर ये घूम रहे हैं तो एक्सीलरेट कर रहे होंगे और एक्सीलरेट कर रहे तो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे बाकी सब की तरह। एनर्जी रेडिएट कर रहे तो एक टाइम के बाद एनर्जी खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने बोला, नील बोहर ने, कि वो एनर्जी रेडिएट ही नहीं करते। अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। रेडिएट नहीं कर रहे हैं मतलब एनर्जी निकाल नहीं रहे हैं ना, उनके अंदर से एनर्जी निकल नहीं रही है, खर्च नहीं हो रही है। तो अगर एनर्जी निकल नहीं रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे क्या हुआ, वो ड्रॉबैक जो थी वो कमी वही दूर हो गई। क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे क्या है, अगर
रेडिएट नहीं कर रहे एनर्जी, इसका मतलब क्या, उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, तो वो अपने ऑर्बिट्स में जो है चारों तरफ घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, और वो कभी भी न्यूक्लियस में आके नहीं मिलेंगे, जिससे जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी हमारी बरकरार रहेगी। और यहीं से इनका मॉडल जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल क्या किया, बस जो उनका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का वही दूर कर दिया, ये बोल करके कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अब एनर्जी रेडिएट नहीं करते तो हमारा एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल्स पर, ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिन ऑर्बिट्स को हमने क्या बोल दिया, एनर्जी लेवल बोल दिया, है ना। क्या बोल दिया हमने, इन ऑर्बिट्स को बोल दिया हमने क्या, एनर्जी लेवल्स, जिनके अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और क्या बोला इन्होंने कि डू नॉट रेडिएट एनर्जी, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। अब ये कह रहा कि जो एनर्जी लेवल्स है ये क्या है हमारे, देखो ये इन्होंने अपना स्ट्रक्चर दिया कि जो एनर्जी लेवल्स है, ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, या जो शेल कह लो, इनको इन्होंने कहा कि इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो के एल एम एन इस तरीके से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, और सेंटर में वही हमारा न्यूक्लियस है रदरफोर्ड के मॉडल की तरफ, और इस न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का मास है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स भी मौजूद है, और इसके चारों तरफ ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स में या शेल में, या कह लो एनर्जी लेवल्स में, जिनको हम एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। तो सबसे पहली ऑर्बिट हो गई हमारी के शेल यानी कि n इक्वल टू 1, जो हमारी n इक्वल टू 2 है वो हमारी सेकंड ऑर्बिट यानी कि एल शेल हो गई, और थर्ड ऑर्बिट हो गई हमारी n इक्वल टू 3 एम शेल, और फोर्थ ऑर्बिट हो गई हमारी n इक्वल टू 4 एन शेल। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट बढ़ाते जाएंगे उनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट के हो गई, सेकंड ऑर्बिट एल हो गई, थर्ड ऑर्बिट एम हो गई, और इसी तरह के एल एम एन, ये हमारे ऑर्बिट क्या हो गए, ऑर्बिट्स के लेवल्स हो गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे नील बोर जी ने क्या दिया, हमारा मॉडल दिया किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसको आप डिटेल में पढ़ोगे हायर क्लासेस में, क्लास 10th के बाद जब आप साइंस साइड लोगे। फिलहाल अगर आपको जो है 9th क्लास में स्टडी करनी है तो आपको सिर्फ इतना ही जानना होगा कि नील बोर ने कुछ ऐसा जो है एटम का स्ट्रक्चर दे दिया, जिसमें उन्होंने शेल्स को रिप्रेजेंट कर दिया KLMN या फिर n इक्वल टू 1 2 3 4 से, और ये स्ट्रक्चर बता दिया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारा मास और प्रोटॉन मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसके अराउंड ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये था हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। अब सभी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ने के बाद हमारा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है। अब तक हमने देखा कि हमारे एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन था हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन था हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इन दोनों की डिस्कवरी के बाद ही हमारे सभी जो है साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए और अपना अपना एक स्ट्रक्चर दिया एटम का। फिर इसके बाद 1932 में जे चैडविक आए, और जे चैडविक ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर डाली। मतलब एक एटम के अंदर अब सिर्फ दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, अब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो हमारा प्रोटॉन है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और जो हमारा तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन, और ये जो न्यूट्रॉन नाम रखा गया ये है हमारा न्यूट्रल सब पार्टिकल। मतलब ये जो हमारा न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N से, है ना। इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, वहीं जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन इसका जो मास है वो बिल्कुल बराबर है प्रोटॉन के मास के, लगभग जो है इसका मास नियरली जो है बराबर है किसके, प्रोटॉन के मास के, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास देखा हमने, है ना, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और उसका मास क्या था, नेग्लिजिबल था। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन इन दोनों का मास क्या है, कंसिडरेबल मास है, मतलब इनका मास इतना है कि हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ कुछ मास है, और इन दोनों का मास इतना है कि वो लगभग आपस में क्या है, बराबर है। अब इसका तो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन का, और इन दोनों का मास हम कंसीडर करते हैं कि इनमें कुछ मास मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पूरे एटम का जो मास है वो मास किन के बराबर हुआ, न्यूट्रॉन के
और प्रोटॉन के सम के बराबर हुआ। मतलब अगर मुझे पूरे एटम का मास निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का तो मास नेग्लिजिबल है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों, अगर मैं उन दोनों के मास का सम कर दूं, मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, पूरे एटम का मास मेरे पास आ जाएगा। तो क्या हुआ कि अगर मुझे मास निकालना है एटम का तो हमें क्या करूंगा, सम कर दूंगा। किनका सम कर दूंगा, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उससे क्या आ जाएगा, मेरा एटम का मास आ जाएगा। ये अब ये कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन है ये हमारे सभी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। जैसे हमारा प्रोटॉन था, है ना, प्रोटॉन तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में। अब हमने ये जान लिया था कि जो मोस्ट ऑफ द मास है उसके, हमारे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने जाना था ना कि जो मोस्ट ऑफ द मास है वो सारा का सारा कंसंट्रेटेड है कहां पर, सारा का सारा इकट्ठा है कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर अगर सारा मास है और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूट्रॉन भी कहां हुए, न्यूक्लियस के अंदर ही हुए। और ये जो एटम है हमारे, इन एटम्स की जो न्यूक्लियस है इनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो दोनों मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, और ये कभी भी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से बाहर नहीं आते। और हर एटम के, मतलब हर एलिमेंट के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। ये कह रहा कि जो हमारा हाइड्रोजन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहां पर, न्यूक्लियस में। मतलब न्यूट्रॉन सभी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। एक हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और न्यूट्रॉन्स क्या हुए, हमारे न्यूट्रल पार्टिकल जो कि एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के में। अब इसके बाद हम देख चुके क्या कि एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव, इसको डिनोट करते हैं ई नेगेटिव से, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन है हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इनको डिनोट करते हैं पी पॉजिटिव से। अब क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है तो उसको सिर्फ एन से डिनोट करते हैं, यहाँ ना प्लस आता, ना माइनस, ना जीरो, कुछ नहीं आता, सिर्फ एन से डिनोट करते हैं न्यूट्रॉन को। और ये कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन का पार्टिकल है। और अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के मास को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, पूरे एटम का मास आ जाएगा। और ये दोनों ही कहां मौजूद है, ये दोनों ही मौजूद है एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ये कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं। और न्यूट्रॉन जो है हमारा, एक बात और देखी हमने कि जो न्यूट्रॉन है वो सभी एलिमेंट्स के एटम के अंदर मौजूद है, एटम के भी कहां, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। लेकिन एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो ये रही कहानी हमारी किसकी, न्यूट्रॉन्स की, जिसको डिस्कवर किया था किसने, जे चैडविक ने। क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे हमारे कुछ और अगले टॉपिक्स।